यूनिवर्सिटी के मेन कैंपस में कई एक्सपर्ट्स थे। यहाँ केवल इंटरमीडिएट मैजिशियंस को ही एनरोल करने की परमिशन थी। इसके अलावा मेन कैंपस में कई स्टूडेंट्स उन्हें दिए गए रिसोर्सेज के कारण पीक इंटरमीडिएट लेवल पर पहुँच गए थे। ज़रूर उनमें से कुछ के पास सोल सीड्स भी होंगे। ताकत के मामले में रंजीत वास्तव में उससे कमज़ोर नहीं था और उसके पास इक्विपमेंट्स उससे बहुत अधिक एडवांस्ड थे। यहाँ तक कि उसके पास विंग मैजिकल इक्विपमेंट जैसा कुछ शानदार था। सोल सीड की तो बात ही छोड़िए। अगर ऐसे स्टूडेंट्स मौजूद थे जो उससे ज़्यादा स्ट्रांग थे तो उनका सामना करना मुश्किल होगा। तो अगर मैं 100वीं रैंक पर हूँ तो क्या इसका मतलब ये है कि टॉप 100 में रैंक पाने वाले मुझे चैलेंज नहीं देंगे? आदर्श ने पूछा। आदर्श का मानना था कि टॉप 100 में रैंक करने वाले स्टूडेंट्स ही उसके लिए खतरा हो सकते थे। बेशक अगर किसी की रैंक खुद से कम है तो उन्हें चैलेंज देने की जहमत कौन उठाएगा। न केवल वे बैटल जीतने के बाद अपनी रैंकिंग में सुधार नहीं कर सकते हैं, ये तो उनकी एनर्जी की भी बर्बादी होगी। रितु ने कहा। ओह, ये बेटर लगता है। आदर्श ने राहत की सांस ली। बेटर माय एस, तुम घमंडी चुभन। इसके अलावा क्या मैं तुम्हें जानती हूँ? तुम मुझसे सवाल क्यों पूछ रहे हो? मुझसे दूर रहो पागल। जब रितु को अचानक कुछ एहसास हुआ तो उसने गुस्से से कहा। आदर्श हंसने लगा। ये टॉमबॉय गर्ल काफ़ी दिलचस्प थी। असेंबली के बाद आदर्श आसानी से बारूद की तेज़ गंध सूंघ सकता था। फॉर्चुनेटली वह पहले से ही भाग गया था। मात्र स्टूडेंट्स की निगाहें उसे जलाकर राख करने के लिए काफ़ी थीं। मैंने सोचा था कि वो एक बड़ा शॉट है, लेकिन वो तो कारों की तरह दौड़ रहा है। जब रितु ने आदर्श को भागते हुए देखा तो उसने ठंडे हार्मफ के साथ कहा। तन्वी ने उस डायरेक्शन में देखा जिस डायरेक्शन में आदर्श भागा था और उसने धीरे से कहा, उसका नाम थोड़ा जाना पहचाना लगता है। तुम उसे जानती हो? रितु ने सरप्राइज होकर तन्वी की ओर देखा। वह जिस तन्वी को जानती थी वह स्कूल के लीडर बोर्ड पर टॉप 10 टैलेंट्स को भी नहीं जानती थी। वह उस लड़के का नाम क्यों याद रखेगी? तन्वी ने सिर हिलाया और चुप हो गई। एलिमेंट डायरेक्टर के जाते ही पूरे हॉल में धमाका हो गया। लोगों के ग्रुप बाहें बांधे हुए उस सीट के पास आए जहां आदर्श पहले बैठा था। अरे वो भाग गया। वो कब भाग गया? तुम लोग उसके पास बैठे थे, तुमने उसे रोका क्यों नहीं? हम हमें नहीं पता वो कब भाग गया। क्या फ़र्क पड़ेगा? जाओ उसे चैलेंज दो। वो अभी 100वीं रैंक पर है। हम में से 10 में से 9 उसे आसानी से हरा सकते हैं। उसके पास हमसे लड़ने के अलावा कोई ऑप्शन नहीं है, जब तक कि वो रिसोर्सेज को सौंपने के लिए तैयार ना हो जाए। राहुल ने ठंडेपन से कहा। दरअसल राहुल ट्रांसफ़र स्टूडेंट के आने से पहले 100वीं रैंक पर था। 100वीं रैंक और 101वीं रैंक को दिए जाने वाले रिसोर्सेज के बीच बहुत ही महत्वपूर्ण अंतर था। राहुल को बिना किसी कारण के 100वीं रैंक से नीचे धकेल दिया गया था, इसलिए शब्दों में आदर्श के खिलाफ उसकी नाराज़गी को बताया ही नहीं जा सकता था। ध्रुव, तुम उस बच्चे को सबक क्यों नहीं सिखाते हैं? तुम कुछ रेपुटेशन भी बना लोगे। फायर स्कूल में बहुत सारे एक्सपर्ट हैं। अगर हम आगे नहीं बढ़ेंगे तो हमारे गोल्डन फायर ग्रुप के बारे में लोगों को कैसे पता चलेगा? मुझे 100 या उससे कम रैंक वालों में कोई दिलचस्पी नहीं है, ध्रुव नाम के लड़के ने कहा। वैसे क्या नए स्टूडेंट्स के बीच डीमन किंग नाम के साथ एक आदर्श नहीं हुआ करता था? यह आदमी बहुत ही स्मग था। क्या ये वही है? मैंने सोचा था कि आदर्श की मौत हो गई है जब वो एक्सचेंज पर था। मुझे नहीं लगता कि वे एक ही व्यक्ति हैं। वो आदर्श समन एलिमेंट से था। अरे हाँ, सही कहा। सैम देखो, डीमन किंग अब अपना असली रूप दिखा रहा है। उसने पब्लिकली फायर स्कूल के स्टूडेंट्स को कचरा कहा और यहाँ तक कि एलिमेंटल डायरेक्टर गौतम की टीचिंग मेथड्स के स्टैंडर्ड को भी कचरा कहा। जब डीमन किंग आसपास होता है ना, तो हमेशा कुछ न कुछ मज़ेदार होता ही है। प्लांट स्कूल के लेक्चर हॉल में आशा ने खुशी खुशी अपने फ़ोन पर आई लेटेस्ट न्यूज़ को समायरा को दिखाते हुए कहा। यूनिवर्सिटी के मेन कैंपस में ज़्यादातर लोगों का बिहेवियर अच्छा था। कभी कभी कुछ स्टूडेंट्स तिरस्कारपूर्ण अभिनय करते थे, लेकिन आशा को लगता था जैसे वो एक शो कर रहे हों। आदर्श पूरी तरह से अलग था। वह हमेशा कुछ एपिक होने का कारण बनता था, जैसे कि डीमन किंग से एक्सपेक्टेड था। उसने पहले ही दिन इस तरह की अराजकता फैला दी थी। पूरा स्कूल फोरम इस पर चर्चा कर रहा था। फेमस फैमिली के लोग हमेशा मेन कैंपस में कुछ रेपुटेशन बनाने के लिए इतनी मेहनत करते हैं।
वे सभी का ध्यान अट्रैक्ट करने के लिए हर तरह के शो करते हैं, लेकिन इस बीच ये आदमी जो किसी भी फैक्शन का नहीं है, हमेशा सुर्खियों में रहता है। समायरा ने भी हंसते हुए कहा, हाँ दैट्स राइट। पिछले महीने किसी फैमिली के एक लड़के ने सेल्फ डायरेक्टर से कहा और डीमन बीस्ट का शिकार किया था, और दो फैमिलीज़ के लाडले बेटों के बीच सो कॉल्ड इपिक बैटल किया था, लेकिन वे डीमन किंग के कंपैरिजन में तो कुछ भी नहीं है। आशा ने हंसते हुए कहा, लेकिन ऐसा लगता है कि उसने इस बार को इसे कुछ ज़्यादा कर दिया है। समायरा आदर्श के लिए थोड़ा टेंशन महसूस कर रही थी, लेकिन वो ग्रेट डेमन किंग है, उसे डेविल का आशीर्वाद मिला है। बस साइड में बैठो और शो देखो, आयशा ने चमकती आंखों से कहा। मेन कैंपस जूनियर कैंपस से अलग था। जूनियर कैंपस केवल नए स्टूडेंट्स के लिए था, इसलिए वहाँ सभी हाई स्कूल ग्रेजुएट्स थे। उन्होंने कम से कम मुश्किल से ही इंटरमीडिएट लेवल हासिल किया होगा। ईपिक बैकग्राउंड वाले भी आसानी से खुद को बेनकाब नहीं करेंगे, लेकिन यहाँ के मेन कैंपस में ना केवल सभी इंटरमीडिएट मैजिशियंस थे, वे सोसाइटी में किसी न किसी पोजीशन पर भी थे। एक हद तक वे डिफरेंट पार्टीज़ और फैक्शंस को रिप्रेजेंट भी कर रहे होंगे, इसलिए यहाँ आउटस्टैंडिंग टैलेंट, फॉर्मिडेबल बैकग्राउंड और इनक्रेडिबल स्ट्रेंथ वाले लोग थे। मेन कैंपस के नियम भी सरल थे। जब तक वे एडवांस्ड लेवल पर नहीं पहुँच जाते थे, तब तक वे जब तक चाहें तब तक कल्टीवेशन करने के लिए यूनिवर्सिटी में रह सकते थे। दूसरे शब्दों में आप यहाँ मेन कैंपस में एडवांस्ड लेवल से नीचे सभी तरह के पागल आसानी से पा सकते थे। समायरा के मामले में मेन कैंपस में उसका यह पहला साल था। अपने टैलेंट के साथ भी वह केवल 145वीं रैंक पर थी। वह टॉप 100 में भी नहीं पहुंच पाई थी, लेकिन उसके रिजल्ट नए स्टूडेंट्स के बीच ही काफ़ी आउटस्टैंडिंग माने जाते थे। यूनिवर्सिटी में बम ब्लास्ट करने के बाद आदर्श अपने अपार्टमेंट में आकर आराम से सोफे पर लेट गया और कुछ फ्रूट्स खाने लगा। समायरा और आयशा दोनों द्वारा स्टोर्ड स्नैक्स और फ्रूट्स को छोड़कर जगह में बहुत कुछ नहीं था। आदर्श अपनी दो प्यारी रूममेट्स के साथ शिष्टाचार के बारे में इतना ज़्यादा नहीं सोचता था। उसने थोड़ी देर के लिए ही आराम किया था, तभी छुट्टी का मैसेज आया जिसमें उसने आदर्श को हीरो हंटिंग एजेंसी में बुलाया था। आदर्श को आखिरकार याद आया कि वह काफ़ी लंबे समय के लिए यहाँ वापस आने के बाद अभी तक बूढ़े दादाजी को ड्यूटी के लिए रिपोर्ट करने के लिए नहीं गया था। बूढ़े दादाजी को ज़रूर पता होगा कि वह जादू नगरी लौट आया था। आदर्श ने अपना घर छोड़ दिया और टैक्सी ली। मुझे चीता के लिए एक लाइसेंस बनवा लेना चाहिए। जब भी मुझे कहीं जाना की ज़रूरत होती है तो हर बार कैब लेना बहुत परेशानी भरा होता है। पता नहीं एक समन बीस्ट के लिए लाइसेंस बनता है या नहीं। आदर्श खुद में बुदबुदाया। जैसे ही वह हीरो हंटिंग एजेंसी पहुंचा, बूढ़े दादाजी हमेशा की तरह बार में बैठे हुए बेचैन दिख रहे थे। शायद हाल ही में बिजनेस अच्छा नहीं चल रहा था, कोई गंभीर काम नहीं था, और यहाँ तक कि वह जो चाय पी रहे थे वह भी अब काफ़ी महंगी किस्म की नहीं थी। दादाजी मैं वापस आ गया। एक जेंटल स्माइल के साथ आदर्श अंदर आ गया। तुम बच्चे को तो जंगल में ही मर जाना चाहिए था, ताकि मैं मेरी हीरो हंटिंग एजेंसी के लिए ज़्यादा भरोसेमंद हंटर की भर्ती कर सकूं, जो कभी भी अपनी शिफ्ट को ना छोड़े। बूढ़े दादाजी ने अप्रिय स्वर में कहा, हे प्लीज़ इस तरह की बातें मत कहो। मुझे अभी भी ज़िंदगी जीने के लिए यहाँ से कुछ पैसे कमाने हैं। वैसे दादाजी, मेरे पास एक आर्मर इक्विपमेंट बनाने के लिए एक अच्छा मटेरियल है। आप अपने कनेक्शन से मुझे किसी अच्छे फोर्ज मास्टर से मिलवा दीजिए, ताकि मैं आर्मर का एक सेट बनवा सकूं, वरना मेरी ज़िंदगी हमेशा खतरे में रहेगी। आदर्श ने सिर हिलाते हुए कहा, आर्मर का एक सेट सस्ता नहीं आता है। क्या तुम्हारे पास इतने पैसे हैं? अपनी भौहें उठाते हुए बूढ़े दादाजी ने पूछा। मेरे पास कुछ हैं। मैं हमेशा किसी न किसी मुसीबत में पड़ जाता हूँ, इसलिए अगर मेरे पास कोई बढ़िया इक्विपमेंट नहीं है तो मुझे कुछ हद तक परेशानी होती रहेगी। मेघना ने विशाल छिपकली की लाश को संभाला था। उसने 19 लाख आदर्श के अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दिए थे। न तो कोई रेयर लूट थी और ना ही एक सोल एसेंस। आदर्श काफ़ी हैरान था कि लाश को बेचने के बाद उसे अभी भी 19 लाख मिल गए थे। खैर, कमांडर लेवल के बीस्ट का शिकार करना इतना आसान भी नहीं था। उनके खिलाफ लड़ते हुए कोई भी आसानी से अपनी जान गंवा सकता था। मैं अपने पुराने दोस्त को फ़ोन करता हूँ। तुम्हें केवल मटेरियल और पैसे को ओरिएंटल टावर में ले जाने की ज़रूरत है।
अब क्योंकि तुम वापस आ गए हो तो मेरे पास तुम्हारे और छुटकी के लिए कामों का ढेर है। बूढ़े दादाजी ने डॉक्यूमेंट्स का एक ढेर टेबल पर पटकते हुए कहा। कोई दिक्कत नहीं, आदर्श ने अपनी छाती को थपथपाते हुए कहा, मानो वह कहने की कोशिश कर रहा हो कि वह सभी जिम्मेदारियां लेने को तैयार है। काम की फाइल्स को पढ़कर आदर्श का चेहरा ऐसा बन गया मानो उसने बहुत बड़ी भूल कर दी हो। ऐसा इसलिए नहीं था कि क्योंकि काम बेहद कठिन थे, लेकिन सीरियसली ये किस तरह के काम थे। खून के निशान वाले विशाल चूहे को पकड़ने के लिए सीवेज में जाना है। मुझे लगा कि कोई भी हंटर ऐसा काम कर सकता है, और ये एक नया खरीदा हुआ पालतू बीस्ट भाग गया है। लॉस्ट एंड फाउंड रिक्वेस्ट। और ये क्या है? प्रोटेक्शन प्राप्त करने में हमारी मदद करें। दादाजी, क्या आप सीरियसली इतने गरीब है कि आप ऐसे काम ले रहे हैं? आदर्श ने लगभग अपना जबड़ा ज़मीन पर गिरा दिया। बूढ़े दादाजी ने खांसते हुए कहा, मैं कुछ दिन पहले बाहर गया था, इसलिए मैंने अपने दोस्त को कुछ समय के लिए जगह संभालने के लिए कहा था। मुझे क्या पता था कि वो ये सब बकवास एक्सेप्ट कर लेगा। हमारी हीरो हंटिंग एजेंसी की कॉम्प्लेशन रेट के लिए तुम ही हमारी एकमात्र आशा हो, क्योंकि तुम ही हमारे पास सबसे कमज़ोर हंटर हो। बूढ़े दादाजी ने कहा, ये काम ये काम तो केवल कुछ दसियों हज़ार तक के ही हैं। क्या ये सिर्फ मेरे समय की बर्बादी नहीं है? आदर्श ने श्राप देते हुए कहा। अपनी अभी की ताकत के साथ वह 1 लाख के इनाम के साथ एक काम को आसानी से संभाल सकता था। यूनिवर्सिटी के मेन कैंपस में बहुत सारे इंटरमीडिएट मैजिशियंस हो सकते हैं, लेकिन जनरल सोसाइटी में इंटरमीडिएट मैजिशियंस रेयर थे। उनकी फीस मशहूर हस्तियों के बराबर थी। शिकायत करना बंद करो और उन्हें जाकर सॉल्व करो। जब ये हो जाएगा तो मैं तुम्हें ज़्यादा पैसे वाला काम दे दूंगा। वैसे तुम्हारे ये थोड़े से पैसे मेरे पुराने दोस्त से एक एहसान मांगने के लिए काफ़ी नहीं है, क्योंकि उसकी फ़ीस काफ़ी महंगी है। बूढ़े दादाजी ने अजीब सी नज़र से कहा। फैक्ट यह है कि उन्होंने यह भी माना था कि क्विस्ट काफ़ी सस्पिशियस थे। वे उनकी गोल्ड ग्रेड सर्विस के लिए एक अपमान की तरह थे। आदर्श अभी आया तो कड़ी मेहनत कर रहा था, और पैसे उसके महंगे किराए और एवरीडे एक्सपेंसेस के लिए काफ़ी थे। विशाल का छिपकली को मात देने, विशाल काले सांप को बचाने, सिल्वर स्काई रूलर का पीछा करने की अपनी हाल की शानदार अचीवमेंट्स को याद करते हुए, और अब उसे किसी के पति के लवर का पता लगाना था, एक खोए हुए कुत्ते की तलाश करनी थी, और इलेक्ट्रिक पोल्स पर एडवर्टाइजिंग करनी थी। उसकी गरिमा का कैसा अपमान था ये।